वेलकम टू द नौकरी हब। हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑडियो जीके फॉर यूपीएससी, बीपीएससी, बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, ईटीसी। तो चलिए आगे अब शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के विकास के संक्षिप्त इतिहास, पार्ट 1। 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। वे निम्न हैं। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। बी, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। सी, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। विशेषताएं। इस अधिनियम के द्वारा भारत के बंगाल को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। दूसरा, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। 3, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे। अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेंस्टर, हाइड। चौथा, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इससे भारत के इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता के सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। 1784 ईस्वी का ईस्ट इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। पहला, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब व्यापारिक मामलों के लिए। दूसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर मतलब राजनीति मामलों के लिए। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा पहला, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा। तीसरा, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। 2, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। 3, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 4, बम्बई तथा मद्रास के परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। 5, विविध परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की
परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। 6. भारत में दास प्रथा को विधि विरोध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। 7. अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। 8. गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। 9. भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। अब 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। 1858 का चार्टर अधिनियम। पहला, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। दूसरा, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। तीसरा, 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्यीय ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। 4, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। अगला पॉइंट, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अगला पॉइंट, 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। पहला, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। दूसरा, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा। तीसरा, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। चौथा, गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। अगला पॉइंट, 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। पहला, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। दूसरा, इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। अगला पॉइंट, 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार। अगला पॉइंट, 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार के अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिक प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। बाकी आगे का पॉइंट अगले पार्ट में। धन्यवाद।